नमस्ते टू ऑल। फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम सीटेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। हिंदी में आज हम लोग चर्चा करेंगे समास का। तो समास हम लोग जानते हैं, समास का परिभाषा और समास का भेद, और बारी बारी से कौन कौन समास क्या क्या होता है इसको हम पहचानने का कोशिश करेंगे उदाहरण सहित। तो सबसे पहले हम समझते हैं समास। आखिर समास होता क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से यानी कि मेल से किसी एक नए और सार्थक शब्द की रचना की जाती है उसे हम इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्द, या तो दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाएगा या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द। एक शब्द और प्रयोग किया गया यहाँ पर कि सार्थक शब्द की रचना। सार्थक यानी अर्थ वाले शब्द, ऐसा शब्द जिसका अर्थ हो। इस प्रकार से जब दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाता है और उस नए शब्द का कुछ सार्थक अर्थ, सार्थक वह शब्द सार्थक होता है यानी कि सही अर्थ निकलता है, उसे ही हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है समास। समास का में दो पद होता है। एक पद कहलाएगा पूर्व पद। समास के दो पद होते हैं, एक पद कहलाएगा पूर्व पद और दूसरा पद कहलाएगा उत्तर पद। अब इसको भी हम समझने का कोशिश करेंगे। समास में पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, इसको हम उदाहरण द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। अब एक दो शब्द लिखने जा रहे हैं, जैसे देशभक्ति। देश और भक्ति, इसमें गौर करने वाली बात है कि एक शब्द क्या है? देश है, दूसरा शब्द क्या है? भक्ति है। तो इसमें पूर्व यानी कि जो पद, जो हिस्सा, शब्द का जो पार्ट, जो हिस्सा पहले आता है वह कहलाता है पूर्व पद, और शब्द का जो हिस्सा बाद में आता है वह कहलाता है उत्तर पद। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण जानेंगे। दूसरा है जैसे राजपूत। राज और पूत, इसमें ये शब्द जो है दो पद मिलकर के बना है। एक पद क्या है? राज, और दूसरा पद क्या है? पूत। इस प्रकार से जो पहले का जो पद है इसे राज यानी कि ये पूर्व पद है, और बाद का जो ये पूत आया ये उत्तर पद है। आगे हम जानेंगे, ये समझ में आ गया होगा पूर्व पद और उत्तर पद। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे उत्तर पद पूर्व पद के अलावा हम चर्चा करेंगे समास के भेद के बारे में। तो समास के जो भेद होते हैं इस प्रकार से होते हैं। पहला जो भेद है वह क्या है? तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा अव्ययी भाव समास। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से वन बाय वन चर्चा करेंगे कि कौन होता है तत्पुरुष समास, कौन होता है कर्मधारय समास, कौन होता है द्विगु समास। यानी इस प्रकार से हम 6 के 6 सारे समास का चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं तत्पुरुष समास से। तत्पुरुष समास क्या होता है? तो तत्पुरुष समास को हम इस प्रकार समझेंगे। तत्पुरुष समास होता है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौण हो, यानी कि उत्तर पद यानी बाद वाले पद की प्रमुखता हो। जिस समास में बाद वाले पद की प्रमुखता हो और पहले वाले पद गौण हो, यानी उनका ज्यादा महत्व न हो, ज्यादा प्रमुखता न हो, इस प्रकार के समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि बाद वाला पद प्रधान यानी उत्तर पद प्रधान, और पूर्व पद क्या होगा? पूर्व पद क्या होगा? गौण। यानी कि पूर्व पद यानी पहले वाले पद का कोई महत्व नहीं, लेकिन उत्तर वाले पद का महत्व होगा। तो जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो यानी बाद वाले पद की प्रधानता हो वह कहलाएगा तत्पुरुष समास। इसको हम समझते उदाहरण द्वारा। उदाहरण हम ऐसे समझ रहे, असंभव। ये असंभव जो बना हुआ है शब्द है अ प्लस संभव। अ प्लस संभव, ये है अ पूर्व पद और संभव क्या है? उत्तर पद। दूसरा हम समझते हैं अ और सभ्य। अ जोड़ सभ्य यानी कि जिसमें कोई सभ्यता न हो। तो इस दो पद को हम ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए असंभव, ये अ क्या है?
पूर्व पद है और संभव क्या है, उत्तर पद है। इसमें क्या है, अ का ज्यादा महत्व नहीं है, बल्कि किसका महत्व है, संभव का। संभव जो है ये मेन वर्ड, मुख्य हिस्सा है, शब्द का मुख्य हिस्सा संभव है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं, इसमें प्रथम पद यानी पहले वाले पद का प्रधानता नहीं दे करके उत्तर पद यानी दूसरे वाले पद को प्रधानता दिया गया है। ऐसे शब्द कहलाते हैं, ऐसा जो समास होगा वह कहलाएगा तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि ये पद उत्तर वाला पद जिसका प्रधान हो वह कहलाता है तत्पुरुष समास। दो उदाहरण से हम समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि दूसरा वाला पद प्रधान हो, लेकिन क्या है, दोनों के बीच में विशेषण और विशेष वाला संबंध हो, यानी कि एक विशेषण और दूसरा विशेष्य होगा। जब विशेष और विशेषण का संबंध होता है दोनों पद के बीच में, तो इस प्रकार का समास कहलाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हम उदाहरण द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर कमल और नयन है। कमल नयन एक शब्द है, अलग अलग नहीं है, कमल नयन है। कमल यानी कि कमल तो जानते ही हैं, कमल का फूल। नयन का मतलब होता है आंख, यानी कि कमल जैसा जिसका आंख हो वह क्या कहलाएगा, कमल नयन। तो इस प्रकार से कमल जैसा, यहाँ पर कमल जैसा आंख यानी विशेषण और विशेष को दिखाया गया है। और दूसरा को हम देखते हैं, पीतांबर। पीला हो अंबर जिनका, यानी कि जिनका पीला हो वस्त्र, तो पीतांबर कहलाता है। इस प्रकार से हम जाने कमल नयन क्या होगा, तो कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ विशेषण और विशेष का चर्चा चल रहा है। ये कमल नयन यानी कि कमल के जैसा जिनका आंख हो। दूसरा है शब्द यहाँ पर पीतांबर, यानी कि पीला है अंबर जिनका, यानी कि पीला है वस्त्र जिनका। इस प्रकार से पीतांबर जो होगा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। पुनः जानते हैं हम लोग द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी कि पूर्व पद जो होगा संख्यावाचक विशेषण होने पर, जिस समास में ऐसा हो कि पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण होने पर वह कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। अब इसको हम उदाहरण द्वारा जानते हैं। नवग्रह यानी कि नौ ग्रह का समूह, नौ ग्रह का समूह यानी कि नौ ग्रह का जो समूह होगा वह कहलाएगा नवग्रह। नव मतलब नौ। अब इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें संख्या का जिक्र है, यानी कि 9, ये संख्या, जहां पर संख्या का जिक्र हो वह क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। इसमें हम जानते हैं त्रिलोक यानी कि तीन लोक, तीनों लोक, ठीक, तीनों लोक का चर्चा है। यानी त्रि मतलब होता है तीन और लोक मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो त्रिलोक जहां पर ये त्रि यानी कि द्वि, त्रि, इस प्रकार से नव, ये इस प्रकार से जो संख्या का प्रयोग किया गया है किसी भी शब्द में, यह समास जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, तो द्विगु समास कहलाएगा। द्विगु समास अच्छे से समझ गए होंगे। एक और उदाहरण हम जान लेते हैं। दोपहर, दो प्लस पहर, यानी कि ये इसमें भी हम चर्चा किया गया है। दो यानी संख्या, दो संख्या का प्रयोग है। तो जहां जहां पर जिस समास में संख्या का प्रयोग हुआ हो वह समास कहलाता है द्विगु समास। द्विगु समास समझने में आशा करते हैं आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट वाला चर्चा करेंगे वह द्वंद्व समास। ये काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हल्का है और समास में भले आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन द्वंद्व समास को समझने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्वंद्व का मतलब होता है जिसका दोनों युद्ध यानी कि लड़ाई, दोनों, कोई किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ठीक। जब ऐसा दोनों पद हो, जब दोनों पद कहेगा ना हम कम है, ना हम कम है, ना मैं कम, ना मैं कम, दोनों जब बराबर बराबर का होता है, यानी दोनों में विवाद, दोनों में बराबर का टक्कर, इस प्रकार के समास को कहा जाता है द्वंद्व समास। ऐसे समझते हैं जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास। अब इसको उदाहरण द्वारा समझिए। ऐसे ये
सीता और राम दोनों में क्या है, दोनों का प्रधानता है, न तो सीता कम है न राम कम है, ठीक है। यानी कि दोनों पद की प्रधानता है, दोनों में से किसी को हम कम नहीं आंक सकते हैं, किसी को ज्यादा नहीं आंक सकते हैं। इस प्रकार का जो दो शब्द वाला हो समास, जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, यानी प्रथम पद और उत्तर पद, यानी ये प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, वह क्या कहलाता है, हमारा द्वंद्व समास। देखिए सीता और राम दोनों प्रमुख है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ये पाप और पुण्य दोनों अपने आप में अपना महत्व रखता है, दोनों किसी से कम नहीं है, ऊंच नीच, ये इस प्रकार से जो होगा, इस प्रकार के समास को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में और फिर चर्चा करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। तो जान लेते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है। बहुव्रीहि समास होता है जिस समास का दोनों पद उप प्रधान हो, यानी कि दोनों पद में किसी की भी प्रधानता ना हो, यानी कि जिस समास का दोनों पद क्या हो, उप प्रधान, यानी दोनों में से किसी पद की प्रधानता ना हो, तथा समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त, यानी कि पूरा दोनों पद का तो एक अपना अर्थ होगा ही, उस अर्थ के अतिरिक्त भी कोई सांकेतिक अर्थ हो, यानी कोई नया अर्थ इंडिकेट करता है, संकेत करता है भाई इसका मीनिंग ये होगा, तो दोनों पद क्या होगा, प्रधान नहीं होगा, और दोनों के पद के कुछ अर्थ तो होंगे ही, उसके अलावे भी कोई सांकेतिक अर्थ, कुछ नया अर्थ उसमें छिपा हुआ होगा। इस प्रकार के समास को बहुव्रीहि समास कहेंगे। उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं दशानन। दशानन मतलब 10 हो आनंद जिनका, यानी 10 सिर वाला। 10 सिर वाला तो आप आराम से समझ सकते हैं, एक अर्थ हो गया 10 सिर वाला, और दूसरा उसका तो कुछ सांकेतिक नाम भी तो है, 10 मुख वाला कौन है, तो रावण है। इस प्रकार से 10 मुख वाला दशानन का अर्थ तो है ये 10 हो आनंद जिनका। दोनों पद 10 और आनंद ये दोनों बहुत ज्यादा प्रधान नहीं है, दोनों पद की प्रधानता नहीं है, लेकिन उसका अर्थ है दशानन, और एक सांकेतिक अर्थ दे रहा है क्या, तो रावण। 10 हो आनंद यानी कि सिर जिसका, 10 सिर वाले, दशानन। इस प्रकार से हमारा ये दशानन जो होगा वह बहुव्रीहि समास होगा। आगे बात करते हैं दूसरा उदाहरण नीलकंठ, यानी कि नीला हो कंठ जिनका, जिनका कंठ नीला हो, तो नीला कंठ वाला इसका तो अर्थ है, लेकिन नीला कंठ के अलावा एक अलग भी अर्थ है, सांकेतिक अर्थ। नीला कंठ किनका है, तो शिव का, महादेव का, महादेव का नीला कंठ है। इस प्रकार के समास को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तीसरा उदाहरण है लंबोदर, यानी लंबा हो उदर जिनका, जिनका पेट लंबा हो, पेट बाहर निकला हो, लंबोदर, इसका एक विशेष अर्थ, एक अलग अर्थ निकलेगा, सांकेतिक अर्थ निकलेगा, यानी कि गणेश जी। इस प्रकार के समास होते हैं बहुव्रीहि समास, जिसका दोनों ही पद प्रधान ना हो, लेकिन एक सांकेतिक अर्थ भी निकलता हो। इस प्रकार के समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके अलावा हम आगे जानेंगे अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, और वह अव्यय हो, यानी कि पूर्व पद तो होगा प्रधान, लेकिन वह प्रधान रहते हुए भी वो क्या रहेगा, अव्यय रहेगा। अब देखिए इस प्रकार से जिसका पूर्व पद प्रधान और वह प्रधान पद जो होगा अव्ययी होगा, इसी से समझ में आ गया ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी है पहले और पूर्व पद प्रधान भी है। यहाँ जानते हैं आजीवन, आ प्लस जीवन, आ प्लस आ जोड़ जीवन, ये देखिए इसका जो है आ, ये पद जो है प्रधान, यानी पूरा जीवन पर्यंत, यानी जब तक जीवित हैं, आजीवन। ये जो इसका प्रधानता अपना नहीं है, जितना कि पूर्व पद का प्रधानता, आ का प्रधानता है। ये आ क्या है, अव्ययी है, तो इस प्रकार से हम आजीवन यानी जीवन भर, ये समास का लगेगा अव्ययी भाव समास। यहाँ यथाशक्ति, यथा जोड़ शक्ति, यथा मतलब संभवतः, जितना संभव हो सके, तो यथा एक अव्ययी का काम कर रहा है, यथा और शक्ति के अनुसार, यानी कि इस प्रकार का समास अव्ययी का प्रयोग किया गया है, जहां पर पूर्व पद प्रधान हो और वह प्रधान पद अव्ययी होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा समास अच्छे से। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखिए और आप आराम से समझ जाएंगे। धन्यवाद।